नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज का ये 25वां वीडियो है। 24 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं। आप उनको पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में जाकर जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध की पूरी कहानी को जानेंगे, ए से लेकर जेड तक की। चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध हरियाणा के इतिहास का दोस्तों वो हिस्सा है जो आज का वर्तमान है। आज भी हम SYL के पानी के लिए पंजाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। आजकल में भी एक मीटिंग होनी है। अगर SYL की लड़ाई हो, पंजाब से पानी लेने की बात हो, उसको चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध के नाम से ये लड़ाई लड़ी थी। और इस लड़ाई में कांग्रेस इतनी घबरा गई थी कि चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और चौधरी बंसीलाल को राजीव गांधी ने 1 साल के लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। लेकिन चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध की आंधी में सारे तंबू उखड़ गए थे। और जब चौधरी देवीलाल सड़क पर न्याय युद्ध लड़ रहे थे तो हर नई सुबह के साथ उनका न्याय युद्ध नए तेवर धारण कर रहा था। और उस दौर के जो लोग अभी भी हैं उनको पता होगा कि न्याय युद्ध में हरियाणा का क्या माहौल था। मुख्यमंत्री भजनलाल स्थिति को नहीं संभाल पा रहे थे और 1 साल बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत हुई और उनको लगा कि इस समय बिंदु पर चौधरी बंसीलाल ही हरियाणा को संभाल सकते हैं। राजीव गांधी का यह सोचना था कि जाट बंसीलाल ही जाट देवीलाल के प्रभाव को कम कर पाएंगे। इसलिए राजीव जी ने चौधरी बंसीलाल जी को दिल्ली से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया और 5 जून 1986 को चौधरी बंसीलाल एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन इस बार राज उनके पास 1 साल के लिए आना था, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की आंधी न्याय युद्ध के साथ चलती हुई आ रही थी। चौधरी बंसीलाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध से निपटने और चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी करानी थी। चौधरी बंसीलाल जानते थे यदि वे ऐसा कर सके तो प्रदेश में अगली सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी। और कहा जाता है कि राजीव गांधी जी ने चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में इसी वादे के साथ भेजा था। सूबे की कमान संभालते ही चौधरी बंसीलाल ने लोगों में नया विश्वास जगाने के मकसद से कई कदम उठाए। उन्होंने न्याय युद्ध की जो मूल वजह थी, सतलुज यमुना लिंक नहर, उसकी खुदाई के काम को युद्ध स्तर पर शुरू करवा दिया। और इतना ही नहीं, उनकी सरकार ने प्रदेश भर के सरपंचों को बुलाया और उनको गाड़ियों में बिठा बिठा कर नहर खुदाई के काम को दिखाने के लिए भी वो लेकर गए। इसका उद्देश्य यही था कि सरपंच अपनी आंखों से देख सकें कि चौधरी बंसीलाल नहर निर्माण के प्रति कितने गंभीर हैं। और चौधरी बंसीलाल ये अच्छे से समझते थे कि यदि सरपंच और गांव के जो मोजिज लोग हैं वो ग्रामीण जनता को यह भरोसा अगर दे देंगे कि SYL नहर का पानी अब हरियाणा के खेतों में आना तय है, तो चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध की कमर टूट जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौधरी बंसीलाल के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए और न्याय युद्ध और भी तेज होता चला गया और भी तेज आक्रामक रूप धारण उसने कर लिया। असल में चौधरी बंसीलाल जी को जब हरियाणा में भेजा गया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और चौधरी देवीलाल किसानों को यह भरोसा जगाने में सफल हो गए थे कि उनके हितों की रक्षा केवल चौधरी देवीलाल कर सकते हैं। दूसरा, चौधरी देवीलाल ने बेहद प्रभावी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए न केवल जनता के सामने 36 बिरादरी का एकजुट चेहरा रखा, बल्कि तमाम विपक्षी नेताओं को भी अपने साथ एक पाले में खड़ा कर लिया। चौधरी बंसीलाल ने 1 साल में लोगों को अपनी अतीत की प्रशासनिक कुशलताओं की याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चौधरी बंसीलाल के जो प्रयास थे वो नाकाफी सिद्ध हुए। चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री बनने के हफ्ते बाद ही वेंकट रमैया आयोग ने केंद्र सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और उसके बदले में पंजाब की 10,000 एकड़ जमीन हरियाणा को दे दी जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई। ये वेंकैया आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था। चौधरी बंसीलाल सरकार जो थी उसने इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस बात से जनता में जो आक्रोश था वो डबल हो गया। हालांकि कुछ दिन बाद केंद्र सरकार ने रमैया आयोग की जो रिपोर्ट थी वेंकैया आयोग की, उस रिपोर्ट को निरस्त कर दिया और इस अध्याय को खत्म कर दिया। लेकिन तब तक कांग्रेस का जो नुकसान होना था
वो नुकसान हो चुका था। चौधरी बंसीलाल की जो हालत थी वो गहरे जल में डूबते उस व्यक्ति की तरह थी जिसे तैरना ना आता हो, लेकिन जान बचाने के लिए वो लगातार हाथ पांव चला रहा हो। इस तरह की हालत उस समय चौधरी बंसीलाल जी की थी। एसवाईएल नहर और न्याय युद्ध 1976 में भारत सरकार ने पहली बार यह तय किया था कि सतलुज नदी पर जो बने जलाशय हैं उनके जरिए रावी और व्यास नदियों का 35 लाख एकड़ फुट का जो पानी है वो हरियाणा को दे दिया जाएगा। इस मकसद से ही संपर्क नहर का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी जी होती थी और इंदिरा गांधी जी ने ही 11 अप्रैल 1982 को पंजाब के कपूरी गांव से सतलुज यमुना नहर की खुदाई व निर्माण कार्य का उद्घाटन अपने हाथों से किया था। पंजाब की उस समय की जो सुरजीत सिंह बरनाला की नेतृत्व में अकाली जो सरकार थी, वो सितंबर 1985 से जून 1987 का जो कार्यकाल था, उनकी में इस संपर्क नहर के निर्माण में बहुत तेजी आई और पंजाब में पड़ने वाले इस नहर के 121 किलोमीटर लंबे जो दायरा था उसमें 96 किलोमीटर का हिस्सा बिल्कुल तैयार हो गया था। हरियाणा में संपर्क नहर का निर्माण पूरा होने के बावजूद पंजाब में उसका 10% काम अधूरा पड़ा रहा। केवल 10% काम ये बच गया था। समय के साथ इस अधूरी पड़ी नहर के निर्माण की लागत में भारी बढ़ोतरी आती चली गई और इसके साथ ही निर्मित नहर की दशा भी लगातार खराब होती चली गई। ईंट निकाल कर किसान ले जाते रहे और जो बनी थी नहर वो भी धीरे धीरे खराब होती गई। अकाली दल के प्रधान संत हरचरण सिंह लोंगोवाल की रहनुमाई में पंजाब में तब एक धर्म युद्ध चला और पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल अर्जुन सिंह को जब ये पता चला कि लोंगोवाल भी उनकी तरह चौहान राजपूत हैं, तो उन्होंने अपना एक जातीय कार्ड खेला और लोंगोवाल जी को साध लिया और 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल के बीच में एक समझौता हो गया। प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल के जो दूसरे नेता थे वो देखते रह गए। पंजाब समझौते से न सिर्फ हरियाणा के आर्थिक हितों पर हमला हुआ बल्कि हरियाणा का भी बहुत अपमान इस समझौते में हुआ, क्योंकि हरियाणा की राजधानी, जमीन और पानी के बारे में फैसला लिया गया लेकिन उसकी राज्य सरकार से कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया गया। इससे अपमानजनक बात हरियाणा के लिए क्या हो सकती थी कि वार्ता में हरियाणा के मुख्यमंत्री तक को भी शामिल नहीं किया गया और हरियाणा की किस्मत का फैसला राजीव गांधी और लोंगोवाल जी ने मिल बैठकर कर लिया। समझौते के जो फैसले थे और उसके जो अंजाम देने के तौर तरीके थे, उससे हरियाणा के जो बहादुर लोग थे वो बहुत आहत थे। खासकर देहात के लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा निराश थे। इस आक्रोश की परिणति में आंदोलन होना स्वाभाविक था। 27 जुलाई 1985 को दिल्ली में कई दलों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई जिसमें एक समिति बनाई गई दोस्तों, और उस समिति का नाम रखा गया हरियाणा संघर्ष समिति। इस समिति के अध्यक्ष देवीलाल जी बने और महामंत्री डॉक्टर मंगल सेन को नियुक्त किया गया। समझौते के विरोध में 31 जुलाई को राज्य में सब जगह पूर्ण और शांतिपूर्वक बंद रखा गया, जो बहुत सफल रहा। समझौते के वक्त राजीव गांधी जी ने कहा था कि संपर्क नहर का निर्माण 15 अगस्त 1986 तक पूरा हो जाएगा और इस समय तक पंजाब में बनने वाले इस नहर के हिस्से की जो अनुमानित लागत है वो 176 करोड़ रुपए से बढ़कर 559 करोड़ रुपए हो चुकी थी। जब हरियाणा में राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ आंदोलन चला तो राजीव गांधी ने दोनों प्रदेशों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर अधूरी नहर का निर्माण केंद्र सरकार से का जो खर्चा है उससे पूरा करने की घोषणा कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के समझौते के तहत पानी के बंटवारे के सवाल को एक ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए वो दोनों राजी हो गए और रिटायर्ड जज बालकृष्ण रियाड़ी की अध्यक्षता में ये जो आयोग है ये गठित किया गया। 3 सदस्यीय आयोग था ये, और इस ट्रिब्यूनल ने 30 जनवरी 1987 को रावी व्यास के पानी का आवंटन जिस तरीके से किया उसके अनुसार पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था, हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था, राजस्थान को 8.60 मिलियन एकड़ फुट और जम्मू कश्मीर को 0.65 और दिल्ली को 0.20 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना तय हुआ। जाहिर है कि हरियाणा को रावी व्यास का कुल 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था और राज्य सरकार का यह कहना था कि यह समस्त पानी हरियाणा को सतलुज यमुना संपर्क नहर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद ही मिल पाएगा
और उस पानी से राज्य भर के लाखों हेक्टेयर अतिरिक्त जो कृषि भूमि है उसको नहरी सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सकेगा। निश्चित तौर पर यह पानी हरियाणा की जो किस्मत है उसको बदलने वाला है। इससे पहले पानी की स्थिति जो थी दोस्तों वो ये थी कि 1977 से इस संपर्क नहर का निर्माण हुए बिना भी भाखड़ा मेन लाइन जो थी और नरवाना ब्रांच जो थी उसके माध्यम से हमें व्यास नदी का 1.62 मिलियन एकड़ पानी मिलता था, हरियाणा में पहुंचता था। और एसवाईएल नहर पूरा हो जाने के बाद हरियाणा को 2.21 मिलियन एकड़ फुट और पानी मिल सकेगा, जिससे हमारी 3 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर भूमि जो है उसको सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। संपर्क नहर का निर्माण पूरा होने के बाद जब राज्य को रावी व्यास नदियों के पानी का आवंटित पूरा पानी मुहैया हो जाएगा, तब उसके द्वारा हरियाणा के विभिन्न जिलों का जो सिंचित रकबा था वो बढ़ जाना था निश्चित तौर पर। और अंबाला और यमुनानगर का 9218 एकड़ था और कुरुक्षेत्र और कैथल का 7213 एकड़, करनाल और पानीपत का जो 13,394 एकड़, सोनीपत का 1195 एकड़, भिवानी का 80,507 एकड़, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का 74,000 एकड़, गुड़गांव का 18,325 एकड़, कुल मिलाकर ये 3,0950 हेक्टेयर भूमि थी वो सिंचित हमारी इस पानी से होनी थी। और अनुमान ये भी है कि इसके द्वारा प्रतिवर्ष कृषि उपज में 8 लाख टन की बढ़ोतरी की जा सकेगी और कृषि आमदनी में 500 करोड़ रुपए तक का इजाफा हो सकेगा। ये उस समय की रिपोर्टें थी। सतलुज यमुना नहर के निर्माण की उम्मीद के चलते 2.5 दशक पहले हरियाणा, विशेषकर इसके दक्षिणी पश्चिम जो रेतीली टिब्बे हैं उसमें उठान पद्धति पर आधारित जवाहरलाल नेहरू, लोहारू और महेंद्रगढ़ नहरों के निर्माण पर 225 करोड़ रुपए की धनराशि थी वो वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जा लेकर हरियाणा ने अलग से खर्च कर दी थी हरियाणा में। और पिछले 15 सालों में इस राशि पर काफ़ी ब्याज दिए जाने के बावजूद ये नहरी सूखी पड़ी हुई थी और किसान अभिशप्त था। 1981 में पूरी हुई नहरों के यदि इनके कमांड एरिया में रावी व्यास का पानी है वो पंजाब द्वारा पहुंचने दिया जाता तो यहाँ वार्षिक 100 करोड़ रुपए मूल्य की अतिरिक्त फसल पैदा होने लगती। ये बात सारे राजनेता समझते थे, लेकिन इस काम को सिरे कोई नहीं चढ़ा पा रहा था। पानी के जानकार तो ये भी बताते कि नहरी पानी से सिंचाई करने की बजाय अगर नलकूप से सिंचाई करना पड़ जाए तो ये 8 गुना महंगा पड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा प्रदेश में 44 और 14% अनाज पैदा करते हैं। नहरी पानी में भी उनकी भागीदारी इसी अनुपात में होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में यह 22.8 था, 4.2% रखी गई है। जबकि 73% जो नहरी पानी है वो पश्चिमी हरियाणा में ले जाया गया तो उस क्षेत्र में भूजल का स्तर ऊपर आना शुरू हो गया। भूजल का स्तर ऊपर आने से जमीन जो है सेमग्रस्त होनी शुरू हो गई, क्योंकि जमीन में नीचे जो पानी है वो खारा था। जिला जींद के बरवाला कस्बे में 50 करोड़ रुपए के इस क्षेत्र में सेम ठीक करने के लिए उस समय लगाया गया और यदि इस क्षेत्र में अनाज की जो उत्पादकता है उसके अनुसार 44% नहरी पानी ही उपलब्ध हो जाता तो यहाँ सेम की गंभीर समस्या ही पैदा नहीं होती। 1966 में हरियाणा बनने के बाद उत्तरी हरियाणा से एक आवर्धन नहर निकाली गई थी। इस नहर के दोनों ओर 300 फुट की गहराई पर 7 इंच की व्यास वाले समर्सिबल पंप भी लगाए गए थे और इस पानी को आवर्धन नहर में डालकर पश्चिमी हरियाणा में ले जाया गया था। हरियाणा से गुजरने वाली नहरों के नीचे की जो सतह है दोस्तों वो पहले कच्ची होती थी। इन नहरों के नीचे की सतह को फिर पक्का कर दिया गया, जिससे जमीन में पानी का रिसाव बंद हो गया और यह जमीन से ज़्यादा पानी जब खींचा गया तो पानी का रिसाव कम हो रहा था, पानी ज़्यादा खींचा जा रहा था और उसका नतीजा ये है दोस्तों कि उत्तरी हरियाणा में भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता चला गया। उत्तरी हरियाणा में भूजल का जो स्तर था वो 12 से 15 फुट था, वो गिरकर 60 से 70 फुट पर भी पहुंच गया और 5 हॉर्स पावर की जो मोटर है उससे पानी खींचा जा सकता था, लेकिन भूजल स्तर 60 से 70 फुट गिरने से 7.5 हॉर्स पावर की मोटर की ज़रूरत उस समय पड़ने लगी थी। अब तो क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अतिरिक्त हॉर्स पावर की मोटर के कारण मोटर का बिल जो था वो बढ़ गया था और जो पानी के जहाँ कम पहुँचता था वहाँ 14.73 लाख एकड़ ज़मीन पर नलकूपों से सिंचाई होती थी। इसलिए इस क्षेत्र के जो किसान मजदूर हैं उनका सिंचाई में ही केवल 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का जो खर्चा है वो बढ़ रहा था और किसान की जेब पर ये बोझ पड़ रहा था। और चौधरी देवीलाल जो थे
उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था, उन्होंने इस चीज़ को बहुत स्टडी कर लिया था। और हरियाणा के लोग जो राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ उससे नाराज प्रदेश में इस मुद्दे पर राज्यव्यापी जो आंदोलन चला, उसमें उसमें ज़रूरत थी विधानसभा के सभी जो विपक्षी विधायक थे उनका इस्तीफा देने की लोग भी मांग कर रहे थे। लेकिन जो विधानसभा के विपक्षी विधायक थे वो सारे इस्तीफा देने के सवाल पर टाल मटोल करते रहे, और जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ को देखा, भांपा। इसके साथ ही विपक्ष की विश्वसनीयता को भी उस समय धक्का पहुंचा, क्योंकि शुरू से ही लोगों को ये लगा कि देवीलाल और उनके साथी विधायक जो हैं वो इस मुद्दे पर इस्तीफा देने के सवाल पर तो गंभीर हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जे के जो विधायक हैं वो कमजोरी दिखा रहे हैं। चौधरी देवीलाल के साथ 14 अगस्त 1985 को डॉक्टर मंगल सेन द्वारा दिए गए इस्तीफे को प्रदेश के लोगों ने सिर्फ खानुपूर्ति माना। भाजपा के अन्य 4 विधायक 2.5 महीने बाद भी इस सवाल पर अपनी सीटें छोड़ने का मन नहीं बना पाए, और दूसरी ओर जो लोकदल के सारे विधायक थे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सरदार तारा सिंह को काफी समय पहले ही अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। 2 विधायकों के अपने इस्तीफे से मुकरने और 7 अन्य विपक्षी विधायकों के टालमटोल करने के बावजूद चौधरी देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन और लोकदल के 19 विधायकों ने अपने इस्तीफे राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ दे दिए थे, लेकिन बाकी लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते थे। विधानसभा अध्यक्ष सरदार तारा सिंह जो विधायकों के इस्तीफे हैं उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, और चौधरी भजनलाल इस दौरान जो निहाल सिंह जी थे, सुजान सिंह जी थे, उनको विधायकों को ढूंढ रहे थे। और ये पहला अवसर नहीं था जब विधानसभा अध्यक्ष के आचरण पर उंगली उठी हो, क्योंकि इससे पहले 1980 में जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष होते थे कर्नल राम सिंह जी, वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सामूहिक दल बदल हुआ था उसमें वो शामिल हो गए थे, और उच्च पद की जो गरिमा है उसको चोट पहुंचा चुके थे। लोगों की खामोशी का गलत अर्थ लगाते हुए हरियाणा के जो कांग्रेसी हैं उन्होंने पंजाब समझौते का खुला समर्थन कर दिया, और यही सबसे बड़ी गलती हुई, और इसी गलती का फायदा चौधरी देवीलाल ने उठाया। मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने राजधानी के चयन के सवाल पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा को 10-20 गांव न भी मिले तो क्या आफत आ जाएगी, ये गांव हिंदुस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान में थोड़ी चले जाएंगे। और चौधरी भजनलाल के जो वक्तव्य थे वो हरियाणा के जो लोग थे उनमें आग में घी का काम करने लगे। हरियाणा विधानसभा के लिए 2 उपचुनाव में विपक्ष ने महम सीट पर अपना कब्जा जो था वो बरकरार रखा, और चौधरी देवीलाल यहाँ से 11,000 मतों से चुनाव जीते। लेकिन रोहतक सीट से डॉक्टर मंगल सेन जी चुनाव हार गए, और इन नतीजों से पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इनकी व्याख्या कर दी। और विपक्ष का ये कहना था कि महम की विजय ने यह सिद्ध कर दिया है कि राजीव लोंगोवाल जो समझौता है वो जन भावनाओं के खिलाफ है, जबकि रोहतक की हार के लिए विपक्ष ने तर्क दिया कि वहाँ सत्तारूढ़ दल ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने रोहतक की जीत को राजीव जो लोंगोवाल समझौता है उस पर जनता की मोहर बताया, और महम की हार को विपक्ष की धींगामस्ती करार दिया। चौधरी देवीलाल की जो जीत है वो जीत विपक्ष में नई ऊर्जा का उससे संचार हुआ, और चौधरी देवीलाल ने नए जोश से भरकर आंदोलन के मूड में वो आ गए। चौधरी देवीलाल को जब जब भी जोश आता था वो आंदोलन करने चल पड़ते थे। देवीलाल जी ने महम विजय से उत्साहित होकर 16 अक्टूबर 1985 को रोहतक में हरियाणा संघर्ष समिति की एक बैठक बुला ली, और इस बैठक में जो हरियाणा संघर्ष समिति के सारे सदस्य मौजूद थे, बैठक में फैसला ये लिया गया कि राज्य की हितों की सुरक्षा के लिए एक न्याय यात्रा निकाली जाएगी, और इस न्याय यात्रा का जो समापन है वो 19 दिसंबर को दिल्ली में होगा, और वहाँ लाखों लोग केंद्र सरकार से हरियाणा के लिए न्याय मांगेंगे, न्याय की मांग रखेंगे। यात्रा की सफलता के लिए हरियाणा को 9 हिस्सों में बांटा गया। 5 दिसंबर 1985 से शुरू हुई न्याय यात्राओं ने पंजाब समझौते के खिलाफ हरियाणवी आक्रोश को बखूबी उजागर किया, और 19 दिसंबर की जबरदस्त सर्दी में लाखों हरियाणा के लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर जो मार्च निकाला, वो मार्च किसी एक नेता पार्टी का नहीं था, बल्कि पूरे हरियाणा का वो प्रतिनिधित्व करता था। और न्याय यात्रा की सफलता के बाद 23 जनवरी 1986 को समूचे हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय जो रास्ता रोको आंदोलन था उसका ऐलान कर दिया। न्याय युद्ध के दौरान प्रतिष्ठित समाचार जो पत्र था जनसत्ता, उसमें एक खबर छपी थी
और उसके जो पत्रकार थे राकेश कोहरवाल, उन्होंने लिखा था कि पंजाब समझौते से हरियाणा को हुए पानी के नुकसान और चंडीगढ़ के बदले फजोर अबोर फाजिल्का ने मिलने की जो संभावनाएं हैं, उनके मद्देनजर रखकर चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में ये जो न्याय युद्ध शुरू हुआ है, ये अपना रंग दिखाने लगा है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि राज्य में पहली बार ऐसा कोई आंदोलन हुआ है जिसने राज्य के सारे वर्गों को इतना समेटा हो। न्याय युद्ध को इतना व्यापक जनसमर्थन मिलेगा, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके खुफिया विभाग को नहीं लग पाया था। पहली बार चौधरी देवीलाल हवाई किलों की लड़ाई लड़ने की जगह जमीनी लड़ाई लड़ने में उतरे थे और हरियाणा में 2-3 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों की जनता में जो लड़ाकूपन देखने को नहीं मिलता, फिर भी चौधरी भजनलाल के और शहरों में भी लोगों की नींद खोलना आसान काम नहीं था। सिर्फ पंजाबी जो सूत्र थे या पंजाब से जो जुड़े हुए थे, वहां पर इसको छोड़ दे तो बाकी पूरा हरियाणा न्याय युद्ध में जुड़ गया था। ऐसे में गांव-गांव पहुंचकर आंदोलन के दौर में जनसमर्थन के आधार पर किसानों का कभी भी कोई आंदोलन कभी जोर नहीं पकड़ पाया था हरियाणा में। ये पहला ही आंदोलन था जिसने इस तरह की गति पाई थी। राज्य की जनता की इस उदासीनता को चौधरी देवीलाल ने ध्यान में रखा था और आंदोलन को खड़ा करने में उन्होंने 3 महीने लगाए थे। बगैर किसी व्यूह रचना या संगठन की लड़ाई छेड़ते रहने वाले चौधरी देवीलाल के लिए पहली सबसे बड़ी जीत तो ये थी कि न्याय युद्ध के नारे को न जो हरियाणा वासी थे उनको जगाने का काम किया और इसके लिए आंदोलन से अपने को अलग कर लेने वाली जो जनता पार्टी थी, उसको भी आंदोलन में शामिल होना पड़ा, उसको भी कूदना पड़ा। और उस समय जो जनता पार्टी के महामंत्री रहे रघु यादव जी, जिनका इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया था, आज भी इस आंदोलन को हरियाणा के भविष्य की लड़ाई मानते हैं। पर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय होते थे चंद्रशेखर जी ने भजनलाल से दोस्ती निभाते हुए अपनी जो राज्य शाखा थी उसको अलग रहने के निर्देश दिए थे। लेकिन चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में यह जन दबाव था जिससे हरियाणा की जनता पार्टी के नेता नकार नहीं पाए और चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध के पहले पदयात्री जो जत्था था, उसने 5 दिसंबर को जब हिसार से दिल्ली के लिए कूच किया तो रातों रात आंदोलनकारियों को यह डर था कि कहीं शहर के लोग जो हैं वो इसमें कोई विघ्न न डालें। लेकिन सुबह की जो ठंड है उसमें भी हिसार शहर का जो भारी हुजूम पदयात्रियों को विदाई देने उमड़ा, उसने चौधरी देवीलाल की बहुत हिम्मत बढ़ा दी और 19 दिसंबर को पदयात्रा के आखिरी चरण यानी कि संसद के घेराव में हरियाणा से करीबन 10 लाख लोग दिल्ली जा पहुंचे थे। हिसार के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें पहली बार औरतों ने भारी संख्या में किसी जलसे में शिरकत की थी। हिसार से चौधरी देवीलाल, वीरेंद्र सिंह जी, संपत सिंह जी, डॉक्टर मंगल सेन जी और बलवंत राय तायल के पहले जत्थे में 451 पदयात्री थे, जिसमें रोहतक आने तक करीबन 2-2,500 लोग जुड़ गए थे। रास्ते में हर गांव में नौजवानों ने पदयात्रियों को खून के टीके लगाए और जो खून से रक्त करने की अगर बात है तो उसका थोड़ा इतिहास मैं आपको बता दूं कि न्याय युद्ध में चौधरी देवीलाल को खून से तिलक करने की परंपरा प्रदेश में सबसे पहले डिग्गल गांव में, जो झज्जर में अभी आता है, डिगल गांव के एक जुझारू युवा होते थे अजय सिंह अहलावत जी, जो बाद में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी बने। उन्होंने चौधरी देवीलाल जी की भरी सभा में अपना अंगूठा चीरकर चौधरी देवीलाल के माथे पर तिलक लगाया था। तो चौधरी देवीलाल भी अचंभित हो गए थे और उन्होंने उस जो युवा था उसको अपने गले से लगा लिया था। इसके बाद प्रदेश में कई जगह पर चौधरी देवीलाल को न्याय युद्ध के दौरान खून के तिलक लगाए गए थे। न्याय युद्ध की शुरुआत में औरतों पुरुषों ने उन्हें नोटों के हारों से लाद दिया था। पदयात्री एक दिन गांव में जो थे वो उसमें एक एक दिन करके जो फैसला तय कर रहे थे और सभाओं में न्याय युद्ध क्यों और पंजाब जो समझौता है उससे राज्य को क्या नुकसान होगा इसकी जानकारियां दे रहे थे। भाषण के बाद ऐसा जोश उमड़ता था कि पूरा गांव साथ चलने को तैयार हो जाता था। औरतें चौधरी देवीलाल को आर्थिक मदद के तौर पर गहने तक उतार कर दे दिया करती थी और यही हाल दूसरे स्थानों से चले जत्थों का होता था। आंदोलन में पहली बार आर्य समाजी नेता, पूर्व फौजी और सरकारी अफसर तक शामिल हो चुके थे। ये चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध का जलवा था। राज्य की जनता को दरअसल सबसे ज़्यादा झकझोरा पानी के बंटवारे के सवाल नहीं है और शुरू से लोग ये मानते रहे हैं कि पानी के बंटवारे के सवाल पर राज्य के हितों की लगातार उपेक्षा हुई है। उसे ज़रूरत के मुताबिक न अभी पानी मिल रहा है, न पहले मिलता था। न SYL नहर से पूरा पानी वो ले सकेंगे।
1966 से 1985 तक के राजीव लोंगेवाल समझौते तक हरियाणा का हिस्सा हमेशा पानी में कम होता चला गया और पंजाब का बढ़ता गया। पानी के बंटवारे की यह असमानता हालांकि खेती योग्य जमीन में ज़्यादा नहीं है, और अगर आप विभाजन के समय की स्थिति देखें तो पंजाब के हिस्से में 53% पानी आया था और हरियाणा के हिस्से में 47% जमीन आई थी। और 1965 और 66 में हरियाणा में जो योग्य भूमि थी उसमें सिर्फ 38% जो सिंचाई सुविधाएं थी उसमें मिल पा रही थी, जबकि पंजाब में 73% जो खेत थे उनको पानी मिला करता था। पंजाब सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने फरवरी 1966 में सिफारिश की थी कि रावी ब्यास के 70 लाख जो एकड़ फुट पानी है उसमें हरियाणा को 45.6 लाख जो एकड़ पानी है फुट पानी है वो दे देना चाहिए, और पंजाब को 24.4 लाख एकड़ फुट। नवंबर 1966 में हरियाणा अलग राज्य बना तो 1967 में भारत सरकार की जो कमेटी है उसने यह बंटवारा किया कि 37 लाख एकड़ फुट पानी पंजाब को और 32.4 लाख एकड़ पानी जो था वो हरियाणा को दे दिया जाए। 1976 के फैसले में दोनों राज्यों को बराबर का हिस्सा 35 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया, और इस फैसले को पंजाब ने नहीं माना और विरोध में उसने नहर की खुदाई भी नहीं होने दी। जिसने हरियाणा के खेतों में पानी पहुंचाना था वो नहर पंजाब ने नहीं बननी दी। नतीजा 1981 में एक और फैसला हुआ जिसके तहत हरियाणा को 35 और पंजाब को 42.4 लाख एकड़ पानी दिया गया। ताज़ा समझौते की धारा 9 के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को रावी व्यास के पानी से जो था उसको 1 जुलाई 1985 को मिलने वाले स्तर से मिलने देने की बात कही गई थी, और उसी दिन हरियाणा ने सिर्फ 13 लाख एकड़ फुट पानी ही इस्तेमाल किया, जबकि पंजाब ने 64 लाख एकड़ फुट पानी इस्तेमाल किया। इस तरह हरियाणा का हिस्सा 1981 के मुकाबले आधे से भी ज़्यादा कम रह गया है, और केंद्र सरकार द्वारा जो आयोग बिठाए गए उससे लोगों को उम्मीद नहीं है कि हरियाणा को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि मौजूदा जो सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल होते थे, केंद्र सरकार में बैठे चौधरी बंसीलाल होते थे, उनसे ऐसी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वे हक की खातिर अपनी कुर्सियां कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। विपक्ष ने न्याय युद्ध से इस जो इनका नेताओं को जो मौका था वो हाथ लगा था कि वो केंद्र सरकार पर दबाव डालकर कुछ लेने में विफल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। पर मुश्किल ये थी कि हरियाणा के इन नेताओं की जो डफली और राग हैं वो अलग अलग होते थे। हरियाणा की जनता में पनप रहे गुस्से से परेशान कांग्रेस नेतृत्व को निकट भविष्य में होने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में पार्टी के पराजय की आशंका घेरने लगती थी। पश्चिम बंगाल और केरल तब कांग्रेस के हाथों से निकल चुके थे, और हरियाणा को खो देने का अर्थ था कि उत्तर भारत में भी कांग्रेस के सफाई की शुरुआत हो जाएगी। नेतृत्व की घबराहट का अंदाजा ये था कि राजीव लोंगेवाल समझौते का स्वागत करने वाले चौधरी भजनलाल ने मुंबई में 28 दिसंबर को आयोजित कांग्रेस के शताब्दी समारोह में जो मंच था उस पर मंच से ही धमकी भरे लहजे में भाषण दिया था, और भौचक्के से राजीव गांधी ये सब देखते रह गए थे। न्याय युद्ध का जो अंतिम चरण है वो 23 मार्च 1986 को जींद में इसका समापन हुआ, और समस्त हरियाणा सम्मेलन वहां पर आहूत किया गया। देवीलाल जी और उनके साथी चाहते थे कि भीड़ के लिहाज से यह सम्मेलन नया इतिहास रचे, और ऐसा हुआ भी। लाखों लोगों ने जींद पहुंचकर न्याय युद्ध को अपना समर्थन दिया। जींद की इस रैली में ही चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश जी को नारनौंद के विधायक चौधरी बीरेंद्र सिंह नारनौंदिया ने पहली बार ओम प्रकाश चौटाला जी कहकर संबोधित किया, और इसके बाद जो चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश है वो हरियाणा की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जाने गए, और इसके बाद राजीव गांधी जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलने का अंतिम पासा फेंका। और इसके बाद की जो कहानी है दोस्तों वो हम कल जानेंगे। आज पानी पर यह था कि न्याय युद्ध की पूरी कहानी क्या है। आप अपने सुझाव जरूर कमेंट करके बताएं। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर कुछ वीडियो के लिंक मिलेंगे, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।